तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो हमारी काइनेमेटिक्स की सीरीज चली हुई है और आज का लेक्चर नंबर है 15th। ओके, और इससे पहले के जो लेक्चर हुए उसमें लेक्चर नंबर 7 से लेकर और लेक्चर नंबर 14 तक मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर किया। ठीक है, बिल्कुल एकदम जीरो से उसको शुरू करके और हम लोग जेई एडवांस के लेवल तक उसको लेकर के चले गए, है ना। बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू किया था, फिर 1D के बहुत सारे तुमको वैरायटी दिखाई मैंने प्रॉब्लम में, फिर 2D रिलेटिव में बहुत सारे सवाल कराए और लगभग 8 लेक्चर है ना, लगभग क्या एग्जैक्टली 8 लेक्चर है ना, 7th लेक्चर से लेकर 14th लेक्चर तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कवर किए। अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, देख करके आना, बहुत मजा आएगा भाई साहब तुम्हें। ठीक है, और जानते हो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ना टॉपिक, बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल छोटी सी चर्चा है। तो आज शुरू होकर के आज खत्म भी हो जाएगी, परंतु इसके लिए अलग से लेक्चर मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पिछले सालों में ओलंपियाड में, मेंस में और एडवांस में जानते हो इस टॉपिक से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ज्यादा अच्छा क्लियर करने के लिए पिछले सालों में पूछे गए ओलंपियाड के क्वेश्चन और जेईई मेंस के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर लूंगा ताकि अपने साथ एकदम मस्त क्लियर हो जाए टॉपिक, एकदम ऐसा लगे कि हाँ यार अब तो अच्छे ढंग से समझ आ गया बिल्कुल, और दिक्कत ना रहे मन के अंदर कोई भी। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो आप लोग बता ही सकते हो यार, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल दूंगा भाई साहब, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी पड़ी हुई है, अगर लगे कि कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है और नहीं हो पा रहा है तो मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं फिर उसे डिस्कस कर लूंगा, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो अच्छे ढंग से पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, ढंग से समझाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है भाई साहब, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर रेजिस्टेंस की। ओके, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। ये जो धरती माता के ऊपर हम लोग बहुत आराम से रह रहे हैं ना, बहुत प्यार से एकदम भाई साहब, है ना, खूब हल्ला मचाते हैं पूरे दिन भाई साहब, रहते हैं यहाँ पर, ये इसी की बदौलत रह रहे हैं। अगर ये नहीं होता ना तो भाई साहब धरती माता के ऊपर जीवन ही नहीं होता। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुनना मेरी बात। एयर रेजिस्टेंस या फिर इसे ड्रैग फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है, ड्रैग फोर्स। ओके, कुछ भी कह लो, एक ही नाम है ना, एयर रेजिस्टेंस कह लो या ड्रैग फोर्स कह लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सुनो। जैसे मान लो हमारे घर पे जैसे बारिश होती है, तो बारिश कैसे होती है, वो बादलों में ऊपर पानी स्टोर होता है, वो नीचे आके गिर जाता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, ये बादल ये जमीन के सरफेस से कितना ऊपर होते होंगे, लगभग धरती माता से कितना ऊपर होते होंगे, कुछ 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो ऊपर होते होंगे ना, 10-10 किलोमीटर ऊपर भी होते हैं बादल तो, अरे होते कि नहीं होते। मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो मान लो लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है, नॉर्मल सी बात करता हूं, देख सुन ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता का सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये धरती माता का सरफेस है, और मैंने ऐसा बोला कि चलो मान लो यहां पर है हमारे बादल राजा, ठीक है, बादल राजा भाई साहब पानी बरसाने वाले। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, काले मेघा पानी तो बरसाओ। लो भाई साहब पानी बरसाने के लिए आ गए हैं। मैंने बोला लगभग मान लो 5 किलोमीटर ऊपर है, हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं, मैंने इसे नॉर्मल मान लिया क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं तुम्हें यहां से। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, देखो मान लो यहां से जो भी पानी की बूंदे ऐसे छुटती हैं, है ना, यहां से जो भी पानी की बूंदे ऐसे छुटती हैं तो शुरू में उनकी रफ्तार कितनी होती है, 0 होती है। हाँ भाई बिल्कुल, अब सोच करके देखो, जब 5 किलोमीटर नीचे जब ये आकर धरती माता से ऐसे टकराएंगी, है ना, जब धरती माता से ऐसे आकर के टकराएंगी तो उस समय इनकी कितनी रफ्तार होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा भाई साहब, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ चुके हैं, तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये बात का पता है कि v² - u² = 2as, है ना। और सुनो वर्टिकल मोशन तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं बहुत बड़े ढंग से, नहीं देख करके आ रखा हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा उसमें क्या बोलते हैं आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, जाकर के देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बाकी मुझे पता है कि जब शुरू में जब बूंदें छुटती हैं तो उस समय उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है वो तो कितनी रहती है, 0 रहती है ना। तो v² = 2 और a की जगह पे -10, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है, जहां से भी किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को 0 लेवल मान लेते हैं, उसके नीचे सब नेगेटिव होता है, उसके ऊपर सब पॉजिटिव होता है ना। तो ये हो गया -10 और साथ में यह 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर ये भी नीचे की तरफ, तो -5 और किलोमीटर है ना, इसलिए 10⁻3, इसलिए 10⁻3। अब ध्यान से देखो तो बेटा ये जो v² आया ना मेरे पास, v² आया कुछ तो कितना आया, ये आया 5 दूनी 10, 100, है ना, ये आया मेरे पास 100 × 10⁻3,
या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब 10 इंटू 10 पावर 4, और भाई साहब ध्यान से देखो स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10 पावर 2 और मीटर पर सेकेंड, है ना। ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 10 3.1 के आसपास होता है ना, 3.16 होता है, बहुत अच्छा बोलूं तो 3.16 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि v कितना आ गया, ये आ गया 316 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, ध्यान से देख, कुछ अजीब नहीं लग रहा, कुछ गलत नहीं लग रहा, सोच करके देखो, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करिए, कुछ भी गलत नहीं करा, जैसा होता है बिल्कुल वैसा कर दिया। पर सोच के देखो रिजल्ट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा भाई साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई साहब प्राण निकल जाएंगे इसमें तो। अरे 316 मीटर पर सेकंड भाई साहब, इस रफ्तार से अगर वाकई में ये पानी की बूंदें आकर के धरती पर स्ट्राइक करती ना, तो जानते हो क्या होता, आपका और हमारा टकला फूट जाता भाई साहब। तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई भाई साहब? अगर वाकई में इस रफ्तार से ये पानी की बूंदें आकर के स्ट्राइक करती धरती माता को, तो हमारा और आपका भाई साहब टकला फूट जाता। और जब बारिश होने वाली होती है ना भाई साहब, यहाँ तहलका मच जाता भाई साहब, हड़कंप मच जाता। और बारिश होने से पहले न्यूज चैनल वाले दिखा रहे होते भाई बारिश होने वाली है, घर में रहो, बाहर मत निकलो। और बारिश होने के अगले दिन पेपर में खबर छपती भाई साहब कि 5 लोग मर गए, 10 घायल, 5 छलनी। भाई साहब ऐसा होता है क्या वाकई में? ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हम तो भाई साहब बाहर बारिश में नहाते हैं आराम से, मस्त एकदम भाई साहब, डांस वांस करते हैं। तो मतलब कि इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है यार। हाँ गलत तो है, रिजल्ट तो बिल्कुल गलत है, पर गलती है कहां यार? भाई साहब ये तो मैंने एकदम बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो करा है, एकदम कोई दिक्कत थोड़ी है, एकदम सही तो किया मैंने। तो या तो ये जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, ये थ्योरी सारी गलत है यार। हाँ, और गलत नहीं है तो भाई साहब अधूरा तो पक्का पक्का है। हाँ गलत तो नहीं है भाई साहब, हमेशा ऐसे सवाल करते हैं और सही आंसर आता है। तो जब गलत नहीं है तो पक्का पक्का भाई साहब कुछ ना कुछ अधूरा तो है, और जब अधूरा है तो उसको पूरा तो हम लोग ही करेंगे ना भाई साहब। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, जानते हो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना जिसे हमने यहां पर अकाउंट में नहीं लिया, उसकी वजह से ये ऐसा रिजल्ट आया, मतलब वाहियात सा रिजल्ट आया जिसका असलियत में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वो सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब? क्या है वो फिनोमिना? वो फिनोमिना होता है एयर रेजिस्टेंस भाई साहब, एयर रेजिस्टेंस। तू सोच करके देख, अब तुझे बात समझ आ रही होगी कि एयर रेजिस्टेंस कितना ज्यादा जरूरी है हमारे प्राण बचाने के लिए भाई साहब। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे भाई साहब, टकला फूट जाएगा हमारा। अरे है ना, बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब सुनो देखो जरा एयर रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखो, सुनो। जानते हो क्या होता है? जब कोई पानी की बूंद जब ऐसे हवा में जब नीचे की तरफ आ रही होती है ना, तो उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लग जाता है। ये जो आसपास का जो हमारा वातावरण है, इस वातावरण में बहुत प्रकार की गैसेज हैं, है ना, अच्छा खासा हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है ना, इन गैसेज की वजह से क्या होता है कि जब कोई पानी की बूंद नीचे की तरफ आना चाहती है ना बेटा, गैस माने क्या? मीडियम। अरे गैस माने मीडियम, मतलब वो जो पानी की जो बूंद है वो इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है ना। तो जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम जानते हो उसे ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है, उसे ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है। जैसे कि तुम्हें गेंद लेना, ठीक है, एक बॉल लेना, उस बॉल को ऐसे हवा में छोड़ दो तो वो कितनी जल्दी नीचे चली जाती है ना। अब क्या करो कि एक पानी का ड्राम ले लो, अब क्या करो, एक पानी का ड्राम ले लो, अब उसी में वो बॉल छोड़ो, तुम लोग देखोगे वो बॉल धीरे धीरे नीचे जाती है, जाती कि जाती, क्योंकि वो आसपास का पानी जो है उसे ऊपर की तरफ एक उछाल दे रहा है ना, ऊपर की तरफ एक ड्रैग दे रहा है। अब मेरी बात समझ पा रहे होगे तुम लोग, है ना? मेरी बात सुनो, और जो पानी की जो बूंद है ना, जब वो पानी की बूंद भाई साहब हवा में जब ऐसे नीचे जब वो नीचे आ रही होती है, तो आसपास की जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं, वो ऊपर की तरफ उसे एक ड्रैग देती हैं, एक रेजिस्टेंस देती है, वही कहलाता है ये एयर रेजिस्टेंस। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का। और देखो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, एयर रेजिस्टेंस, इसको मैं एफआर से दिखा रहा हूं। एफआर माने कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है, ऊपर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसलिए मैं उसको एफआर बोल रहा हूं, है ना। कोई परेशान होने की बात नहीं है उसके अंदर। तुम लोग क्या कबूतर भी बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। क्या बोला गया कि वो जो ड्रैग फोर्स है ना, मैं बोल देता हूं उसको, लो ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स बोल लो, एयर रेजिस्टेंस बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। बोला गया कि वो जो ड्रैग फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी की वेलोसिटी के, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर एक माइनस का साइन लगाया। माने अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना। माने अगर आप पानी की बूंद को ऐसे छोड़ दोगे तो उस पर ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर आप पानी की बूंद को उछाल दोगे तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बेसिकली वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। अब इसको हटाने के लिए हम यहां पर कोई भी ऐसे कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना। यह आ जाएगा माइनस टाइम्स के वी, है ना।
इस माइनस का सिर्फ यही सिग्निफिकेंस है कि ये वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसके अलावा इस माइनस का कोई खास लेना देना नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है ना कि वेक्टोरियली अपोजिट डायरेक्शन है, माने जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है उससे अपोजिट डायरेक्शन ड्रैग फोर्स की है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का है ना। देखो जरा मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मैं क्या लिखता हूं यहां पर कि ड्रैग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस always acts in a direction opposite to the direction of velocity of the particle माने पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये ड्रैग फोर्स, है ना। और जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, है ना। किसी आप जगह देखेंगे कि आपको दे दिया जाएगा सवाल में कि भाई लीनियरली नहीं, वेलोसिटी के सेकंड पावर से वेरी कर रहा है, थर्ड पावर से वेरी कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। परंतु समझने वाली बात सिर्फ यही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने जितना तेजी से वो बूंद नीचे आएगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, जितनी तेजी से वो बूंद ऊपर जाएगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। बाकी जब तो सवाल करेंगे ना भाई साहब तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, एकदम मतलब ऐसा मजा आ जाएगा एकदम जानदार एकदम, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हें बताता हूं, है ना। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा सुनो, देखो मेरी बात सुनो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो मैंने ऐसा बोला कि मान लो ये हमारी कोई ऐसे पानी की बूंद है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये हमारी कोई ऐसे पानी की बूंद है, बच्चा बोला ठीक है ओके सर, मान लिया आपकी बात, पानी की बूंद है ना। और मैंने बोला कि मान लो इसका जो वजन है वो है मान लो m, ठीक है, इसका जो मास है वो है मान लो m, और ये नीचे की तरफ ऐसे मान लो किसी v वेलोसिटी से ऐसे अभी चल रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहा हूं मैं, है ना। ऊपर बादल राजा से तो छुट चुकी है ना, और जब छुटी थी तो रफ्तार 0 थी, फिर बढ़ बढ़ के कुछ तो v हो चुकी है ना। अब मेरी बात सुनो, अच्छा ये बड़ी क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, हाँ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी। परंतु अभी अभी अपने को ये बात बताई गई कि नीचे की तरफ अगर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ना, हमेशा उल्टा लगता है। तो ड्रैग फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और कितना लग रहा होगा, केवी लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, केवी। अभी बताया गया है ना सर, माइनस था सर वहां तो, अरे वो तो माइनस तो सिर्फ यही बताने के लिए था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये बताने के लिए था, है ना। बोलो भाई साहब, आई होप बात समझ आ रही होगी। अब सुनो, अगर इस पर्टिकुलर समय अगर मैं इस बूंद के ऊपर अगर नेट फोर्स लिखना चाहूं तो, हाँ ना बोलो भाई साहब, बूंद कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना भाई साहब, बूंद तो कहां जा रही है, नीचे की तरफ। मैं लिख देता हूं भाई साहब, ये ड्रॉप है, ठीक है, ये ड्रॉप है हमारी, और बूंद कहां जा रही है, नीचे की तरफ। तो बड़ा फोर्स कौन सा है, mg है ना। तो mg माइनस kv इज इक्वल टू द नेट फोर्स, आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का सोच ले। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन, है ना। मतलब कि बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन, और सामने mg और माइनस केवी। अब ध्यान से देखें बेटा, तो क्या हो रहा होगा कि इस ग्रेविटी के प्रभाव में इस बूंद की जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही होगी। हाँ, ग्रेविटी माता तो ऐसे खींच रही होती है नीचे की तरफ, भाई साहब खींच रही होती है, तो खींचेगी तो ये v तो बढ़ जाएगी, है ना। भाई किसी भी चीज को आप बिल्डिंग पर खड़ा होकर ऊपर छोड़ दो, तो जब छोड़ते हो तो उस समय तो रफ्तार 0 होती है, परंतु जब जाकर के वो ऐसे स्ट्राइक करता है उस समय रफ्तार 0 नहीं होती भाई साहब, बढ़ चुकी होती है बहुत ज्यादा। कौन बढ़ाता है, अरे ग्रेविटी बढ़ाती है। कौन बढ़ाता है, ग्रेविटी बढ़ाती है। तो भाई साहब ये ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और जब रफ्तार बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे भाई साहब केवी भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है तो केवी भी बढ़ रहा है। तो ध्यान से देख, तो केवी बढ़ रहा है, केवी बढ़ रहा है, केवी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, उसकी वजह से केवी भी बढ़ रहा है।
और अगर केवी बढ़ रहा है भाई साहब तो नेट फोर्स धीरे धीरे घट रहा है ना बोल, है ना भाई साहब। केवी अगर बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे नेट फोर्स घटता चला जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी तुम्हें ना। ये जो माइनस वाली टर्म है ये बढ़ रही है, तो बेसिकली जो आंसर है वो घट रहा है ना। तो अगर केवी बढ़ रहा है तो नेट फोर्स जो वो धीरे धीरे घट रहा होगा। और सोच करके देखो, एक समय ऐसा आ जाएगा भाई साहब, एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये केवी की वैल्यू बढ़ बढ़ के एमजी के बराबर हो चुकी होगी। हाँ भाई साहब, जब ये केवी की वैल्यू एमजी के बराबर हो गई होगी उस समय नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अरे 0 हो जाएगा भाई साहब, है ना। क्या बोला मैं क्या बोला कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ऐसा बोल देते हैं, आफ्टर अ सर्टेन टाइम केवी विल बिकम इक्वल टू एमजी। हाँ भाई साहब, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो भाई साहब बढ़ते केवी जो है वो एमजी के बराबर हो जाएगा। और जब केवी एमजी के बराबर हो जाएगा देन भाई साहब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 का होने का मतलब है कि m इंटू ए 0 हो जाएगा। अब ड्रॉप का मास तो 0 होने से रहा, इसका मतलब कि ड्रॉप का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि उस रफ्तार का बढ़ना रुक जाएगा। हाँ, रफ्तार का बढ़ना रुक जाएगा। मतलब जब वो बादल राजा से छुट्टी थी ना तो एक बार तो रफ्तार बढ़ेगी, परंतु एक समय ऐसा आ जाएगा उस समय के बाद भाई साहब रफ्तार का बढ़ना रुक ही जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी ही नहीं। और जब रफ्तार बढ़ेगी नहीं तो वो बूंद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे आकर के भाई साहब जमीन के ऊपर गिरेगी। तो भाई साहब हमारा टकला नहीं फूटेगा। हाँ सर, अब आपकी बात समझ आई सर। बोल, बात समझ आई कि नहीं भाई साहब? क्या होगा कि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? ग्रेविटी के प्रभाव में। जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो केवी बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ बढ़ के कभी तो एमजी के बराबर हो जाएगा। जब एमजी के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ भाई साहब, ये बात। अब ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बूंद धीरे धीरे आकर के जमीन पर स्ट्राइक करेगी तो हमारा टकला नहीं फूटेगा, है ना। बोलो बेटा, एक और बात, अब जब मैं आपको फ्लूइड पढ़ा रहा हूंगा तब इस बारे में और गहन चर्चा करी जाएगी। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बूंद आकर के नीचे स्ट्राइक कर रही है ना, द कांस्टेंट वेलोसिटी with which the drop is now falling is called टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को कहा गया भाई साहब टर्मिनल वेलोसिटी। आज के बाद अगर कोई पूछ ले कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है तो बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल देना भाई साहब कि क्या होता है कि ड्रैग फोर्स की वजह से एक समय ऐसा आ जाता है कि भाई साहब रफ्तार का बढ़ना ही बंद हो जाता है, रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है। तो जिस कांस्टेंट रफ्तार से भाई साहब वो पानी की बूंद आकर के जमीन को स्ट्राइक करती है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और उसे भाई साहब वीटी से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? वीटी से लिखा जाता है। और वो वीटी कब अचीव होगी? जब ये केवी एमजी के बराबर हो चुका होगा। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि केवीटी इज इक्वल टू एमजी। तो भाई साहब वो जो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी एमजी बाय के। वो कितनी आ जाएगी? एमजी बाय के। हाँ ना, बोलो भाई साहब, बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? शुरू हुई थी भाई साहब 0 से, शुरू हुई थी 0 से, है ना। बोलो, शुरू हुई थी 0 से, उसके बाद रफ्तार बढ़ती गई और बढ़ बढ़ के भाई साहब वीटी हो गई। और वीटी के अब आगे और बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि भाई साहब वीटी की कॉरस्पॉन्डिंग केवी की वैल्यू एमजी के बराबर हो गई है। तो अब एक्सेलरेशन 0 हो गया है, अब रफ्तार और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जब बूंद है वो कांस्टेंट रफ्तार से आकर के टकराएगी, बहुत कम होगी, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसलिए हमारा टकला नहीं फूटेगा। चलो, ये बात होती है, ये होता है रेजिस्टेंस। ऐसे प्राण बचते हैं हमारे, नहीं तो प्राण निकल जाते हैं भाई साहब। बूंद आके ऐसे गिरती भाई साहब, टकला टुपक ऐसे मजे आ जाते एकदम। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अब तो इनफ कॉमेडी करवा दी तुमने मुझसे, है ना। आई होप बात समझ आ गई होगी, फंडा सारा समझ आ गया होगा, है ना। अब कुछ जेई के क्वेश्चन करने, कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चन करने, कुछ मस्त से, है ना। इसको याद रखना, देखना बाद में काम आएगा तुम्हारे, ये है ना, बाद में काम आएगा। बाद में चर्चा को ला करके यहीं पे कन्वर्ज कर दूंगा। तुम बोलोगे यार सर तो वापस वहीं आ गए सर,
हाँ ना, बोल बोल, बात समझ आ गई? पक्का? एकदम सोच ले ढंग से, सवाल कराऊं अब? कंसेप्ट तो दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना? और काइनेमेटिक्स की पुरानी वीडियो हम लोग देख करके आ रखे हैं, तो गणित में मटकेंगे नहीं भाई साहब, गणित में तुमको पहले सिखा चुका हूं। हाँ ना बोलो, कंसेप्ट अपने को अभी भी बता दिया गया। आगे बढ़ जाएं, सवाल कराऊं? चल अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें और आगे बढ़ाता हूं। आओ देखो, चलो अब एक बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, देखो सुनो, आ जाओ। क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि अ ड्रॉप ऑफ मास m has fallen from the cloud, okay, if the drag force is given as F is equal to minus kV, then बोला गया then find out the velocity of the drop as a function of time, ठीक है? as a function of time। सवाल बिल्कुल आसान है। अगर बेसिक काइनेमेटिक्स पर अगर हमारी पकड़ हो, ठीक है, कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो दिमाग में कि ड्रैग फोर्स का क्या होता है, तो फिर बिल्कुल एकदम सिंपल सवाल है और ओलंपियाड का सवाल है भाई साहब, है ना? किसका सवाल है? ओलंपियाड का सवाल है। बताओ, ऐसे फालतू लपट झंडू सवाल पूछते हैं ओलंपियाड में भी, है ना? लो भाई साहब, ओलंपियाड का सवाल है। अभी देखो तुम्हारे सामने कराऊंगा, तुम लोग बोलोगे यार बड़ा सिंपल सवाल है यार ये तो, है ना? परंतु मैं चाहता हूं कि एक बार भाई साहब वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है, और उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, सवाल क्या पूछना चाह रहा है ना? एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। करो करो करो, शाबाश, मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, करना जरूर, एक बार करो। ओ काले मेघा पानी तो बरसाओ, तीर नहीं तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, ना 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 ना। हुआ तुमसे? करा? पक्का? एकदम पक्का? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। देखो, जब बूंद जब गिरी होगी तो उस समय तो पक्का उसकी रफ्तार 0 ही रही होगी, है ना? फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार कुछ बड़ी होगी और फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी को वो अटेन कर लेगी। तो मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, प्रोसीड करते हैं। देखो सुनो, मैंने बोला कि चलो मान लो ये हमारी पानी की ऐसे बूंद है, ठीक है, ये हमारी पानी की बूंद है, ठीक है, और इसका जो मास है हम लोग बोल देते हैं कि चलो मान लो m है, ठीक है, और इस समय जो mg लग रहा होगा वो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा और बूंद ऐसे आ रही होगी नीचे की तरफ, तो जो kv लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। नॉर्मल सी बात है ना? अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, हाँ ना बोलो, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब सोच करके देखो, तो इस समय अगर मैं बूंद के ऊपर अगर नेट फोर्स लिखना चाहता तो वो नेट फोर्स देखो ये होता, क्या होता? वो नेट फोर्स ये होता, क्या होता? mg माइनस kv। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेट फोर्स मतलब के मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? mg माइनस kv। तो देखो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये आ गया g माइनस और kv बाय m, है ना? मैंने मास को दूसरी तरफ भेज दिया तो देखो यहां से तो कट जाएगा ना, तो g बचेगा और kv बाय m बचेगा, है ना? तो ये आ गया बूंद का एक्सेलरेशन। अब मेरे को सुनो क्या पूछा है, मेरे को पूछा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब कि वेलोसिटी और टाइम चाहिए मेरे को एक्सप्रेशन में, है ना? सुनो, मेरे पास एक्सेलरेशन है और मुझे वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो मैं तो जानता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूं, है ना, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, है ना? चलो आ जाओ, उसे पुट करके देखते हैं। यहां पर देखो, तो एक्सेलरेशन को क्या पुट किया, मैं क्या पुट किया, मैंने एक्सेलरेशन की जगह पर लिख दिया dv बाय dt, है ना? और सामने क्या हो गया, ये हो गया g माइनस kv बाय m, है ना? g माइनस kv बाय m, यही हो गया ना? सुनो, अब v वाली सारी टर्म एक तरफ कर लो और बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो देखो किस तरह से सवाल सॉल्व होता है ना? देखो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया dv और डिवाइडेड बाय g माइनस
केवी बाय एम, है ना, ये बिल्कुल अलग हो गया। और सामने क्या बना, सामने बना dt, सामने बना dt, माने ये छोटे से टाइम dt में हुआ बदलाव है रफ्तार में, है ना, रफ्तार में कितना बदलाव हुआ छोटे से टाइम dt में, ये हमने निकाल दिया। अब अगर किसी टाइम t में निकालना पड़ जाए तो भाई साहब इंटीग्रेट कर देंगे। ये बात सुनो, समय के शुरुआत में जब बादल हृदय से बूंद गिरी थी, समय के शुरुआत में उस समय रफ्तार थी 0, उस समय रफ्तार थी 0। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो रफ्तार भी बढ़ बढ़ के कुछ तो v हो गई होगी, है ना। आई होप हमें लिमिट लगानी आ गई होगी ढंग से। अब सुनो, ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है बेटा, अगर नहीं जानते हो तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। कहां लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर तो जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। आई होप ये जगह विजिबल है ना। देखो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ax प्लस b, ये इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, ये होता है 1 बाय a और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b, है ना, ये इंटीग्रेशन आता है ये, है ना। आई होप हमें पता होगा, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो पता होता है, और जो नीट वाले बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें मैंने बता दिया कि dx डिवाइड बाय ax प्लस b क्या हो जाता है 1 बाय a और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b। सुनो, जिसका ऊपर इंटीग्रेशन है ना वो देखो x है, और x के साथ में जो नीचे है ना वो b है, वो a है, बेसिकली वो क्या है, a है। बात समझ आ गई ना। वहां देख इंटीग्रेशन किसका है, v का है, v का है ना, तो v के साथ में क्या है माइनस के बाय एम, नीचे देखो v के साथ में क्या है माइनस के बाय एम, तो वो माइनस के बाय एम ही मेरा a है और मुझे 1 बाय a करना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सुनो ये हो जाएगा माइनस का m बाय k और नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g माइनस kv बाय m, और लिमिट लग रही है 0 से और v तक की, और सामने हो गया है t, सामने हो गया है t। बिल्कुल आसान है ना। अब लिमिट पुट कर लेंगे, एक बार v के जगह पे अंदर v ही पुट करेंगे, एक बार v के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी यार, मैं शॉर्टकट मारने वाला हूं यहां पर, और लॉग की प्रॉपर्टी में ऐसी आशा कर रहा हूं हम लोग देख करके आ रखे हैं पहले से, है ना। सुनो ये आया माइनस m बाय k और नेचुरल लॉग ऑफ, अब v की जगह एक बार v ही पुट किया तो ये हो गया g माइनस kv बाय m, है ना। मैं तो कहता हूं एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर m हो जाएगा और नीचे रहेगा यहां पर m, नीचे रहेगा यहां पर m, है ना। और सुनो अब v की जगह पे 0 पुट कर लो तो सिर्फ नीचे g ही बचेगा, है ना, और नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b, तो ये g नीचे आ जाएगा और सामने रहेगा t, सामने रहेगा t। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। अब इस पूरी टर्म को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ mg माइनस kv डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस k बाय m और टाइम्स t, है ना। बात समझ आई, पक्का पक्का। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो क्योंकि मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg माइनस kv इज इक्वल टू mg टाइम्स e टू द पावर माइनस k बाय m इंटू t, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहां से kv क्या जाएगा, अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूं तो भाई साहब ये आ जाएगा mg माइनस दैट, है ना। तो भाई साहब kv क्या आ गया, kv या v अगर मैं देखना चाहूं v, तो v क्या आ गया, v आ गया mg बाय k, mg को कॉमन निकाल लेंगे ना, और क्या बनेगा 1 माइनस e पावर माइनस kt बाय m, है ना। दिस विल बी द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हाँ ये मेरा आंसर है भाई साहब, ये आंसर दिया गया था उन 4 ऑप्शन में से, है ना। अब इसको चाहूं तो मैं भाई साहब ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकता हूं। सुनो देखो मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो अपन लोग यहां पर से प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। देखो सुनो, ये क्या आ गया, मैंने बोला ये तो सामने टी था ना, इस टी को तो अलग कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर मैं खींच लेता हूं एक लाइन, ठीक है, यहां पर मैं खींच लेता हूं एक लाइन, और अपन वीटी ग्राफ प्लॉट करें ना, ये वी है और ये टी है। सुनो, समय की शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी ना, मतलब अगर इस फंक्शन में मैं t इज इक्वल टू 0 डालूं तो वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। सुनो, t की जगह 0 पुट करो, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0। इसका मतलब कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, एक्सप्रेशन बिल्कुल सही कह रहा है ना। इसके अंदर पुट करके देखो, एट t इज इक्वल टू 0 हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी हमारी 0 आ रही है। t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। बोलो, अब समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते भाई साहब एक लंबा समय बीत चुका है ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो कि t की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। इनफाइनाइट से मेरा मतलब ये नहीं कि हजारों साल बीत चुके हैं भाई साहब, एक बूंद के गिरने के लिए भाई साहब कुछ मिनट ही इनफाइनाइट समय की तरह ट्रीट किया जा सकता है। रिलेटिव होती है इनफाइनाइट की जो टर्म होती है वो एक रिलेटिव टर्म होती है भाई साहब, है ना। अब मेरी बात सुनो,
ई पावर इन्फिनिटी पुट किया तो बेसिकली ई पावर माइनस इन्फिनिटी है, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी और बचेगा कितना, mg बाय k, है ना। तो भाई साहब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनली, ये हो जाएगी mg बाय k। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई साहब, देख जो पढ़ाया था बिल्कुल वही आ रहा है मैथमेटिकली भी, तो एकदम सही पहुंच रहे हैं हम लोग। और सोचो वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन है एक्सपोनेंशियल का, तो मतलब कि जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ कुछ तो ऐसा आना चाहिए, ये ग्राफ कुछ कुछ तो ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, है ना। और फाइनली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी अचीव कर लेगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी vt, vt क्या था, mg बाय k, है ना। और ये होने में भाई साहब इनफाइनाइट समय लगता है ना, इनफाइनाइट समय लगता है। ये लाइन इसके पैरेलल पैरेलल यहां पर ऐसे चलती चली जाएगी, है ना। और यहां पर v की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। देखो ओलंपियाड का सवाल, ग्राफ पूछा गया, साथ में अपने से ये ऑप्शन पूछा गया। अगर अपने को आता होता भाई साहब, कंसेप्ट अगर पता होता तो सवाल बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था भाई साहब। क्या बताऊं इस सवाल के अंदर, कुछ है ही नहीं। हाँ ना, बोलो बोलो, बात समझ आ गई पक्का। एक होमवर्क दे दूं तुम्हें अगर कहो तो, बोलो 100% एकदम। सुनो देखो, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट में सुनना कि एक ड्रॉप थी, ठीक है, m मास था उसका, और उसको अपन ने नीचे से फेंका है, ठीक है। अब स्टेटमेंट सुनो, ये धरती माता का सरफेस है, ठीक है, ये धरती माता का सरफेस है। तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, m उसका मास है और आपने उसको ऊपर फेंक दिया v0 रफ्तार से, मतलब कि इनिशियल रफ्तार उसकी v0 है, m उसका मास है, v0 से आपने ऊपर फेंक दिया, और यही ड्रैग फोर्स है, और यही ड्रैग फोर्स है कि भाई साहब F इज इक्वल टू माइनस kv। आपको पूछा गया अगेन सेम सवाल भाई साहब कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अगर हो जाए तो नीचे कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि आंसर बहुत गंदा आएगा, नीचे कमेंट में लिख तो नहीं पाओगे, परंतु बताना जरूर कि सर वो जो होमवर्क क्वेश्चन आपने दिया ना सर, देखो हमसे हो गया सर, तब मैं समझूंगा भाई साहब समझ आया है। क्या सवाल था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि m मास की ड्रॉप थी, है ना, उसको आपने ऊपर फेंक दिया इनिशियल रफ्तार v0 के साथ, ड्रैग फोर्स अभी भी वही है माइनस kv, सवाल अभी भी वही पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ऊपर से छोड़ने वाला मैंने बता दिया, नीचे से फेंकने वाला मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ये सवाल है। बोल बात समझ आई पक्का। देखो इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें जेई मेंस में देखो एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। एक बार इसको जरा नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। देखो बेटा चलो, अब स्क्रीन पर देखो तुम्हारे को एक सवाल नजर आ रहा होगा, और ये सवाल 2019 में जेई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पूछा गया था। देखो सवाल पढ़ते, मिल करके पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, है ना। देखो वो जो सवाल मैंने तुमको पूछा था ना, उसी तरह का एक सवाल अब तुम्हारे सामने आ गया है, ठीक है। तो देखो अब देखो मैं करवा भी रहा हूं अपवर्ड वाला, तो वो वाला कर देना, अब ये वाला कराऊं तो वो वाला हो जाना चाहिए अपने से, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या बोला गया कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, धरती माता के सरफेस से v0 से ऊपर फेंक दिया उसको। बोला कि द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। अब यहां पर उसने उसका जो फॉर्मेट है वो बदल दिया है ना, मतलब v के सिंगल पावर से नहीं, v के डबल पावर से वेरी कर रहा है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, और क्या है, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है मोर और लेस, है ना। तो बोला गया कि इतने से वो वेरी कर रहा है, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, m गामा v स्क्वायर, ड्रैग फोर्स दिया हुआ है m गामा v स्क्वायर, where m is the mass of the ball and v is the instantaneous velocity। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, याद करो यही लेकर के चला था शुरू में जब थ्योरी बताई थी, है ना। सुनो, और बोला है कोई गामा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बोला गया द टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ इज, जेनिथ का मतलब है कि बिल्कुल फाइनल पॉइंट तक राइज करने के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम हाईएस्ट ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यही सवाल बोला गया। करोगे एक बार ट्राई, है ना। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, देखो मजा आएगा फिर तुम्हें, और नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा, मैं किस लिए आया यहाँ पे, मैं तो सवाल कराना ही आया हूं, है ना। करो, वीडियो को स्टॉप करो एक बार, शाबाश करो। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, वो क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए तेरी नजदीकियों में। हुआ, सोच लो, पक्का ट्राई किया तुमने एक बार, होना ना होना तो बात की बात है, तो मैं करा ही दूंगा, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है यार एक बार, एंड आई होप हमने ट्राई किया एक बार, किया है ना। देख सुना जा, देख ध्यान से देख, पहले एक बार सवाल को देख ले एक बार, उसके बाद फिर अपन अलग अलग पेन से उसको सॉल्व करेंगे। देखो
तो बोला गया कि मान लो कोई भी ऐसे ड्रॉप थी और शुरू में इसको v नॉट रफ्तार से फेंका था, है ना, तो धीरे धीरे जब वो ऊपर बढ़ी होगी तो रफ्तार धीरे धीरे घट गई होगी ना। अरे घटी होगी कि नहीं घटी होगी, धीरे धीरे रफ्तार घट गई होगी। मैंने बोला मान लो ये अपनी पानी की ऐसे बूंद है, ठीक है, m इसका मास है और नीचे की तरफ इसका लग रहा होगा mg, और मैंने बोला मान लो ऊपर की तरफ इसकी जो रफ्तार है वो v है, ठीक है, ऊपर बढ़ रही है ना, तो नीचे से जब फेंका था तो v नॉट रफ्तार थी, तो घट घट के कुछ v हो गई। तो जब ये ऊपर जा रही है तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ड्रैग फोर्स इन्होंने सवाल में दिया गया है, क्या है वो, क्या दिया गया है ड्रैग फोर्स, ये दिया गया है m और गामा और v स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, है ना, उस बॉल के ऊपर ये दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो अपने से क्या सवाल बोला गया कि भाई साहब आप बताओ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या हो जाएगी, या क्या बोला सवाल में कि टाइम बताओ, मतलब फाइनल हाइट तक राइज करने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, ध्यान से देख सुनो। तो इस समय अगर आप बॉडी के ऊपर नेट फोर्स देखना चाहो तो देखो बेटा दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ है, mg भी नीचे है और ये m गामा v स्क्वायर भी नीचे है ना, ऐसा ही है ना। तो ध्यान से देखें तो बेटा जो नेट फोर्स लिखा गया वो लिखा गया mg और प्लस m और गामा और v स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा, जो नेट फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और सामने क्या बना, mg और प्लस m और गामा और v स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखें तो देखो m ने m को हर तरफ से मार दिया, तो एक्सेलरेशन आया इतना g प्लस गामा और v स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जब ये ऊपर फेंकी है बॉल को, तो ये या बूंद है, जो भी पानी की बूंद है, जब इसको ऊपर फेंका गया है तो भाई साहब ये एक्सेलरेट कर रही है कि डी एक्सेलरेट कर रही है, धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तुम बताओ। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो रफ्तार तो घट रही होगी, इसका मतलब कि धीरे धीरे एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ये डी एक्सेलरेट कर रही है। तो भाई साहब जब डी एक्सेलरेट कर रही है तो चुपचाप से यहां पर एक माइनस का साइन लगा दो ना रे बाबा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है। हाँ भाई साहब, इसीलिए यहां पर एक माइनस का साइन लगाया गया, है ना। बोलो भाई साहब, पक्का पक्का सोच ले, समझ पा रहे हो ना। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो ये पॉजिटिव लिया जाता, परंतु ये डी एक्सेलरेशन है रे, है ना, बोलो, इसीलिए इसको माइनस का लिया गया है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद की जो अप्रोच है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी हमने अभी तक करी थी। सुनो, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं ना, आ जाओ सुनो, तो माइनस dv बाई dt। आई होप हमें माइनस समझ आ गया होगा ना। भाई साहब एक्सेलरेशन नहीं कर रही है उस ड्रॉप का, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रफ्तार धीरे धीरे घट रही है, इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और सामने क्या है, सामने तो वही है भाई साहब, g प्लस गामा और v स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब अप्रोच क्या है, अप्रोच वही है, v वाले टर्म एक तरफ कर लो, t वाले एक तरफ कर लो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस, या माइनस को उधर भेज देंगे, छोड़ो गंदा लग रहा है ना, dv और डिवाइड बाय g प्लस गामा और v स्क्वायर, और सामने क्या बना, सामने क्या बना, ये बन गया माइनस का, और ये क्या बना, dt, है ना। बस देखना मैंने कुछ छोड़ा ना हो, बस, है ना, नहीं कुछ नहीं छोड़ा। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो। अब ये छोटे से टाइम dt में हुआ बदलाव है वेलोसिटी में, ये देखो वेलोसिटी में बदलाव हुआ है ना, dv कितने समय में हुआ है, dt में हुआ है। तो अगर मैं पूरा करना चाहूं तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, है ना। अब मेरी बात सुनना, लिमिट लगाते हुए ध्यान से, सावधान। जब समय शून्य था तो रफ्तार v नॉट थी भाई साहब, जब समय शून्य था तो रफ्तार v नॉट थी, नीचे से फेंका था ना उसको। और मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो t वो समय है, मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो t वो समय है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है, और जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है तो उस समय भाई साहब उसकी रफ्तार कितनी हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि रफ्तार 0 नहीं होगी तो और ऊपर उठती चली जाएगी। तो मैंने बोला कि t वो समय है, मान लो जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है तो उस समय जो रफ्तार रही होगी इसकी, वो रही होगी 0। आई होप हमें लिमिट रखनी समझ आ गई होगी। जब समय शून्य था तो रफ्तार थी v नॉट, और जब समय बढ़ के t हो गया उस समय रफ्तार हो गई है भाई साहब 0। इसीलिए उसको बोला गया कि ये t वो समय है जब अपने जिनत पर पहुंच चुकी है भाई साहब, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो। अब सुनो, जानते हो इस इंटीग्रेशन को पहले तो मैं देखो तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जो गामा है ना, इस गामा को बाहर कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 बाय गामा और इंटीग्रेशन v नॉट और 0 तक की लिमिट लग गई। ऐसा क्यों करा मैं समझाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। सुनो, और ये हो गया dv, और यहां पर देखो क्या बचेगा, ये बचेगा g बाय गामा और प्लस यहां बचेगा v स्क्वायर, है ना। बात समझ आ गई ना।
नहीं समझ आ रहा हो तो गामा को ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, देखो वापस वही बन जाएगा। गामा को मल्टीप्लाई करो, गामा गामा को मार देगा, जी बचेगा, यहां पर जी ही था, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करो, गामा 20 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब कि बिल्कुल सही किया हमने, कॉमन हमने बिल्कुल एकदम सही लिया है। सर क्यों करा सर ऐसा? मेरी बात सुनो, अभी एक स्टेप और कर देता हूं फिर समझाऊंगा। देखो 1 बाय गामा और V0 से 0 और ये हुआ ऊपर dv और नीचे। सुनो, इस g बाय गामा को ऐसा लिख दूं, √g बाय गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी भी तो g बाय गामा ही है। हाँ बिल्कुल है ना। प्लस साथ में v स्क्वायर, प्लस साथ में v स्क्वायर, ये बन गए इंटीग्रेशन, है ना। और सामने क्या है? सामने तो भाई साहब माइनस का t चला रहा है, सामने तो भाई साहब माइनस का t चला रहा है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। और माइनस को भी एब्सॉर्ब करना हो ना तो लिमिट को उल्टा कर दो। क्या कर दो? लिमिट को उल्टा कर दो, तो माइनस का साइन भी खत्म हो जाएगा। लो मैं तो कर देता हूं, लो माइनस का साइन हमने खत्म करा और लिमिट को कर दिया उल्टा। ये हो गया V0 और ये हो गया 0, है ना। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का। अब सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है और ये नॉन मेडिकल वाले बच्चे इस सवाल को अच्छे से जानते हैं। और भाई साहब जेईई मेंस का ही सवाल था तो नॉन मेडिकल वालों के लिए तो हलवा ही था ये, परंतु जो मेडिकल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरी बात सुनो। देखो एक इंटीग्रेशन होता है बेटा, क्या होता है? dx और डिवाइडेड बाय a² प्लस x², ठीक है। ये देखो dx by a² प्लस x², वेर a इज सम कांस्टेंट, तो इसका जो आंसर आता है, ये फॉर्मूला देखो इन्होंने याद किया हुआ है नॉन मेडिकल वालों ने, तो 1 by a और tan इनवर्स x by a, ओके। ये इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर आता है। तो मुझे पता था कि इस फॉर्मेट में बनने वाला है। सर आपको कैसे पता था? भाई साहब प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिस है, इसीलिए सवालों को देखते ही पता चलता है कि ऐसे सॉल्व होना है भाई साहब, है ना। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे से भी वैसे ही सॉल्व होने लग जाएगा जैसे मास्टर से हो रहा है ना। बोलो, मास्टर भाई ब्रह्मा जी से लिखवा के तो लाया नहीं है कि जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे, यहां पर आकर के प्रैक्टिस करिए। मैं भाई साहब इतना कच्चा था ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो इतना कच्चा था, मुझसे होता ही नहीं था। मुझसे तो बस थ्योरी रटवा लो, पेपर में घसीटे मार के लिखवा लो, बस हो गया अपना काम। भाई साहब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तो मैं ऐसे भागता था जैसे चोर भागता है पुलिस को देख करके। वो तो बाद में जाकर के थोड़ी अकल लगी कि भाई साहब तू सवाल ही नहीं कर सकता, तू एनालिसिस ही नहीं कर सकता, अगर प्रॉब्लम का कोई अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता तो काहे की फिजिक्स जानता है? तू फिजिक्स नहीं जानता भाई साहब। तो मन में भाई साहब चोट लग गई भाई साहब, वो भी बड़ी भयंकर वाली। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी शुरू करी, बेसिक टेक्निक्स अपने विकसित करनी शुरू करी, तब जाके भाई साहब थोड़ा थोड़ा हमसे ऐसे बनने लगा। और फिर बाद में हम लोग IIT के बराबर हो पाए, IIT के लायक हो पाए कि हाँ अब आ जाओ भाई साहब, अब आधे बताते हैं एकदम, है ना ये बात। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो। तो इस इंटीग्रेशन की तुलना इसके साथ करो बेटा, तो जहां पर आपको dx दिख रहा है यहाँ dv है ना। जहां पर a² दिख रहा है यहाँ पर ये √g बाय गामा का स्क्वायर है। मैं इसको उस फॉर्मेट में बनाना चाहता था। और जहां पर v² दिख रहा है वहां पर x² दिख रहा है। बेसिकली इंटीग्रेशन x का था, ये v का है ना। तो जहां पर x² है वहां पर v² है। आई होप बात समझ आ गई होगी, पक्का। चलो आ जाओ, अब सॉल्व करके लिख दो इसको। अब तो टीप करके आंसर लिखना है ना। ये है 1 बाय गामा, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। 1 बाय गामा इंटीग्रेशन के बाहर की चीज थी, वही रहेगा ये तो। अब देखो 1 बाय a, इसका सॉल्यूशन क्या है? 1 बाय a, तो 1 बाय a ढूंढो, ए तो ये है, उसका उल्टा करके लिखना है, तो उल्टा करके ये हो जाएगा गामा बाय जी, है ना। 1 बाय a करके लिखना था ना। सुनो फिर क्या लिखना है? tan इनवर्स x बाय a। अब x क्या है? x तो v है, v बाय a। अब a क्या है? a तो ये है, चलो तो उल्टा करके लिख दिया जाएगा फिर से, है ना। तो क्या आ जाएगा? v बाय a, है ना। तो गामा चला जाएगा ऊपर और g चला जाएगा नीचे और सामने आ जाएगा भाई साहब t, और लिमिट लग गई 0 से और कहां तक की? v0 तक की। 0 से और कहां तक की? v0 तक की भाई साहब, है ना। सुनो आ जाओ, चलो लिमिट पुट करके फाइनल आंसर बताते हैं। देखो एक गामा तो गामा को मार देगा, तो क्या बनेगा? 1 बाय √ गामा जी, 1 बाय √ गामा जी। अब सुनो क्या करें कि एक बार क्या करें, v की जगह पे v0 पुट करें, तो क्या आ जाएगा? v0 और √ गामा बाय जी। फिर एक बार v की जगह पे 0 पुट करें तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और सामने आया t। भाई साहब ये है वो टाइम, जो टाइम उस बॉल को लगेगा अपने जीनत तक उछलने के लिए भाई साहब, है ना। अपने जीनत तक पहुंचने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो समय उस बॉल को लगेगा, ये है वो समय t। अब देखो जेईई मेंस का सवाल है, अगर एक बेसिक सा इंटीग्रेशन मुझे आता हो, अगर कंसेप्ट पता हो ड्रैग फोर्स का, तो उसके बाद इस तरह के सवाल मेरे को करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं, नॉर्मल हो जाते हैं सवाल।
हाँ ना, बोलो भाई साहब, बोलो। ड्रैग फोर्स क्लियर हुआ? अब ड्रैग फोर्स के बहुत सारे सवाल आप लोग देखेंगे। कंसेप्ट वही है भाई साहब कि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में उसको लगाना है। बॉल जा रही है ऊपर तो ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे, बॉल जा रही है नीचे तो ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर। और अकॉर्डिंगली भाई साहब लिमिट भी सेट करनी है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अगर मैं लिमिट रख सकता हूं, दो चार एक आधे इंटीग्रेशन अगर मुझे आते हैं, तो भाई साहब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं भाई साहब, ड्रैग फोर्स बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आई होप हमें बात समझ आ रही है भाई साहब। बोलो, क्या नॉर्मल सी बात है एकदम? परेशान होने की तो कोई बात नहीं है ना। देख लो, तो मेरी तरफ से आज की चर्चा भाई साहब ये थी। अगर हमें समझ आया हो बड़े ढंग से, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना है भाई साहब, और लाइक जरूर करना। और अगर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना भाई साहब। और अगर लगे कि भाई साहब अगर कंटेंट वाकई में वर्थफुल है, तो अपने जो दोस्त जिनको इसकी वाकई में जरूरत है भाई साहब, उनको शेयर भी जरूर करना है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। पक्का पक्का? अरे सोच लो। चलो फिर मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपन लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।